तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, 1892 का भारत परिषद अधिनियम अपन पढ़ रहे थे। और उस परिषद अधिनियम की अपने अधिकांश बातें पिछले कक्षा में कर ली थी। इसलिए जो इस वीडियो को जो सुनेंगे वो इससे पहले वाली जो क्लास है वो अवश्य सुन लें, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो हमने 1892 वाला जो भारत परिषद अधिनियम जो पढ़ा था, उसमें हमने मोटे तौर पर जो बातें कर ली थी कि इसके इससे क्या क्या मतलब जो, चूंकि आप ये देखो, ये इनके नाम देखो, भारत परिषद अधिनियम, इसका मतलब इनमें हो क्या रहा है। इनमें जो विधायी परिषद है ना, उन परिषद अधिनियम नाम में ही देखो, परिषद में सुधार का काम हो रहा है। हर 1861 में एक्ट आया है, फिर 1892 में आएगा, मतलब चल ही रहा है, फिर 1909 में आएगा। ये सब किन की बातें कर रहे हैं? ये परिषद में सुधार की बातें कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं परिषद के मेंबर्स को। परिषद का आकार बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी शक्तियां बढ़ाते जा रहे हैं, उनका नियंत्रण कार्यपालिका पर बढ़ाते जा रहे हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे संसदीय शासन प्रणाली वाला ढांचा लाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं फटाक से एक दो मिनट में आपको अब तक जो 1892 में हुआ था वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि अपन फिर क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ा सके। तो देखो, हमने कहा 1892 में इसके जो केंद्रीय विधायी परिषद थी, उस केंद्रीय विधायी परिषद में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया था। जो अतिरिक्त मेंबर्स जो लगाने का प्रावधान था, वायसराय अतिरिक्त अतिरिक्त जो मेंबर्स लगा सकता था, वो अब उसमें 10 कर दिया गया न्यूनतम। और अधिकतम उसमें यह कर दिया गया था कि आप अधिकतम 16 तक लगा सकते हैं। ये बात, एक तो ये आंकड़ा है जो आपको इस वाला जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें आपको याद करना है। फिर हमने बात की थी कि यहां से 1892 से संसदीय जो शासन प्रणाली है उसकी नींव पड़ जाती है। ये नींव कैसे पड़ जाती है? संसदीय शासन प्रणाली तो वो होती है जिसमें विधायिका किसको कंट्रोल करती है, जिसमें विधायिका किसको कंट्रोल करती है, कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। हम पढ़ते हैं जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो संसदीय में क्या होता है? संसद कार्यपालिका को क्या करती है? कंट्रोल करती है, उससे सवाल जवाब कर सकती है। हम ये तक पढ़ते हैं कि जो सरकार होती है, कार्यपालिका होती है, वो विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मोटे तौर पर ये समझ लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका उससे सवाल जवाब कर सकती है, प्रश्न कर सकती है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सारे कुछ काम होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। हम कह रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की नींव शुरू हुई थी। नींव का मतलब ये था कि बिल्कुल संसदीय शासन प्रणाली ही एकदम से आ गई, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली के जो लक्षण हैं, वो कुछ एक लक्षण यहां से शुरू हो गए। पूरी तरह से संसदीय शासन प्रणाली तो बहुत बाद में बढ़ेगी, लेकिन यहां पर कुछ इक्का दुक्का जो लक्षण है ना संसदीय शासन प्रणाली के, वो अपने यहां पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो इक्का दुक्का लक्षण कौन से? इक्का दुक्का लक्षण जैसे 1892 ने बोला कि विधायी परिषद वाले लोगों, अब आप लोग कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हो। तो आज भी आप देखो, आज भी जो सरकार के जो मंत्री होते हैं, यहां तक जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी लोकसभा की जो सत्र होता है उसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के सत्र में भाग लेते हैं। और जो विपक्ष के द्वारा जो सवाल उनसे किए जाते हैं, उनके बहुत बार उनको जवाब देते हुए आपने संसद में सुना होगा। मंत्रियों को भी सुना होगा संसद भवन में बोलते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सांसद होता है उनको सवाल पूछने की आजादी होती है, वो सवाल पूछते हैं सरकार से और सरकार को फिर जवाब देना पड़ता है। यही तो संसदीय शासन प्रणाली है। अब देखो, ये व्यवस्था 1892 में आ गई, इसीलिए अपन कह रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ गई, नींव नींव रख दी गई कि विधायक जो आपकी परिषद है, परिषद के मेंबर कार्यपालिका से सवाल कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? मान लें कि यहां से एकदम पूरी एकदम 100% संसदीय शासन प्रणाली आ गई? नहीं नहीं, इतनी छूट नहीं थी जो वर्तमान में विधायिका को है। उस समय केवल इतना था कि आपकी विधायिका केवल सामान्य सवाल कर सकती है, अनुपूरक प्रश्न तक नहीं पूछ सकती। ये हमने कल बातें की हैं कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछने की उनको आजादी नहीं थी।
बजट पर केवल सामान्य चर्चा कर सकते हो, सामान्य बहस कर सकते हो, इतने तक ही आजादी थी। आप कहो कि नहीं बजट में मालिक चेंज कर दो, जैसे कोई ये कहे, विधायिका का मेंबर कहे नहीं बजट में ये जो आप दे रहे हो ना पैसा किसी योजना में किसी कार्य के लिए, ये कम है ज्यादा है, आप चेंज करवाना चाह रहे हो। तो 1892 का एक्ट कहता था कि साहब आप केवल बजट को देख सकते हो, चर्चा कर सकते हो, बातचीत कर लेना, लेकिन अगर तुम लोग इसको चेंज करने की सोच रहे हो ये पावर आपको नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि बजट को लेकर के कोई मतदान करवा लिया जाए कि किसी प्रावधान को यस करना है कि नो करना है, उसके लिए वोटिंग हो जाए, ये भी नहीं है। इसका मतलब 1892 ने ये कहा कि बजट पर चर्चा कर लेना, न तो बजट के मामले में आप वोट डाल सकते हो, न बजट के मामले में आप संशोधन कर सकते हो, तो दोनों ही पावर्स आपके पास नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि 1892 से संसदीय शासन प्रणाली की हल्के फुल्के रूप में शुरुआत हो जाती है। फिर हमने ये भी कहा था अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी सी कुछ व्यवस्था हो गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी व्यवस्था का मतलब ये था कि जो अलग अलग जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें वायसराय क्या करता था। अब मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं दोबारा, ये लाइन 1909 में जरूरत पड़ेगी। 1909 का आप जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये लाइनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अच्छे से समझ लें। वायसराय केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करता था, क्या करता था, मनोनीत मतलब नोमिनेट। और नोमिनेट किसको करता था, केंद्रीय विधान परिषद में उन लोगों को ये नॉमिनेट करता था जो लोग चुन करके, चुन करके का मतलब चुनाव नहीं हो रहे, चुन करके का मतलब ये भी मत समझो। तो हम लोग ये कह रहे थे कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी जो व्यवस्था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी व्यवस्था बोला मैंने, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी, ध्यान देना जैसी शब्द आ गया, इसका मतलब शब्द आ गया तो कुछ बात है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हो गया था क्या, उत्तर है नहीं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द था क्या, उत्तर है नहीं। 1892 के कानून में न तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द था, न कोई निर्वाचन शब्द था, दोनों ही शब्दों का यूज नहीं किया गया है। एक एक शब्द को ध्यान से सुन लेना। न तो कोई इलेक्शन शब्द का यूज है, इलेक्शन का मतलब निर्वाचन ही होता है इंग्लिश में, तो न तो इलेक्शन शब्द का यूज है, न कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन शब्द का भी यूज है, लेकिन अपन कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा कुछ शुरू हो गया था। ये क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि अब जो वायसराय जिन लोगों को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत करता था ना, वो ये अपनी इच्छा से सबको मनोनीत नहीं करता था। पहले तो ऐसे ही था, जो जैसे उसको बिठा दिया। अब क्या कर रहा है, अब ये आया 1892 ने बोला कि वायसराय साहब आप उन लोगों को मनोनीत करोगे, किनको मनोनीत करोगे, जो आपकी प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो जिस व्यक्ति का नाम चुन करके भेजेंगे। चुन करके का भी मतलब समझ लेना, चुन करके का मतलब इलेक्शन नहीं है, चुन करके का मतलब इलेक्शन नहीं है। चुन कर में तो सिलेक्शन भी होता है, नॉमिनेशन भी होता है, इलेक्शन भी होता है, तो हर एक शब्दावली का मतलब है। चुनने का मतलब ये था, क्योंकि इलेक्शन तो नाम ही नहीं है, इस एक्ट में इलेक्शन नाम ही नहीं आया, ये छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो वो प्रांतीय विधान परिषदें क्या करती थी, मान लो जैसे बंबई की प्रांतीय विधान परिषद है, उस प्रांतीय विधान परिषद ने क्या किया, किसी एक आदमी को चुन लिया। चुनने का मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक आदमी का नाम फाइनल कर लिया कि ये आदमी हमारी हमारा प्रतिनिधि बनने लायक है। तो वो अपना उस व्यक्ति का नाम किसको भेजते थे, वायसराय को भेजते थे। फिर वायसराय क्या करता था, वायसराय उस व्यक्ति को जिसका नाम प्रांतीय विधान परिषद ने चुना है, मतलब इलेक्ट नहीं किया, वोट नहीं पड़े प्रांतीय विधान परिषद में कि वोट पड़े थे फिर वो खड़ा हुआ और फिर वो जीता और फिर ना, उन्होंने चुना, उन्होंने अपनी इच्छा से चुना कि ये आदमी ठीक है। ओके हो गया, इतना ही याद रखना आपको। तो उस व्यक्ति का इन्होंने नाम भेजा, इसको कहते हैं, आप ये कह सकते हो सिफारिश करना। तो प्रांतीय विधान परिषदें क्या करती थी, रिकमेंड करती थी। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। सिफारिश नहीं करवाते हैं कई बार कि ये आदमी ठीक है, आप इसको आप रख सकते हो, नौकरी लगा सकते हो, वो होती है रिकमेंड करना, सिफारिश करना। तो प्रांतीय विधान परिषद क्या करती थी, जो भी व्यक्ति उनको ठीक लगता था उसके नाम की सिफारिश करती थी। वो कहती थी कि साहब
हमें यह ठीक लगता है, आप इस व्यक्ति को हमारे प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय विधान परिषद में लगा दीजिए। फिर वायसराय क्या करता था, जिस व्यक्ति का नाम प्रांतीय विधान परिषद से सिफारिश होकर के आया हुआ होता था, उसको केंद्रीय विधान परिषद में वो मनोनीत कर देता था, उसको लगा देता था। कहीं इलेक्शन नहीं है, कहीं भी इलेक्शन नहीं है। तो ये तो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा हो रहा है कि प्रांत, पहले तो प्रांतों के जो सदस्य चुने गए होंगे, फिर प्रांतों के सदस्यों ने केंद्रीय विधान परिषद के इन लोगों को भेजा होगा, तो सीधे जनता का तो कोई रोल ही नहीं है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा लग रहा है, अप्रत्यक्ष चुनाव है नहीं, लग रहा है ये वैसा सा, जैसा अप्रत्यक्ष में होता है कि आपने किसी और को चुना, उसने फिर आगे किसी और को चुना, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। तो इसमें अप्रत्यक्ष था। तो प्रांतों में भी क्या अप्रत्यक्ष जैसी व्यवस्था थी क्या? उत्तर है यस। प्रांतों में भी अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा ही सिस्टम था। प्रांतों के अंदर जो अलग अलग बोर्ड होते थे, जिला बोर्ड हो गए, नगर पालिकाएं हो गई, नगर निगम हो गए, आपके विश्वविद्यालय हो गए, जमींदार, पूंजीपति, ये सारे अलग अलग जो वर्ग थे, ये वर्ग अपने अपने आदमी कहाँ भेजते थे? प्रांतीय विधान परिषद में भेजते थे। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा सा सिस्टम था। यहां तक अपने कल बातें की थी। अब अपना एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फिरोज शाह मेहता वाला, ये ध्यान देना आप। ये जो फिरोज शाह मेहता वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद करना है। ये ऐसे कई बार क्या है, सीधे ही कोई मान लो पर्सन आ गया 1892 के बारे में, खतरनाक पर्सन आएगा आएगा, तो ये आप ये ध्यान रख लो कि ये जो अपन टॉपिक चल रहे हैं ना 1947 तक, ये ऐसे टॉपिक है जो हर एक कोचिंग क्लास हो, कहीं भी आप चले जाओ, लगभग लगभग इनमें क्या होता है, एक आधी क्लास में ही वो सल्टा देते हैं, इनको पूरा कर देते हैं। थोड़ा सा बताया फिर कहेंगे हाँ, जैसा कि आप समझ गए होंगे, आप जानते ही होंगे, उन अपने को तो पता है अपन क्या जानते हैं, तो अपन भी फिर हाँ ही भरते हैं, हाँ ठीक है जानते हैं जानते हैं। तो वो फिर क्या पढ़ाते हैं, या तो संविधान या संविधान के आगे वाले जो थोड़े ज्यादा रुचिकर होते हैं। और यहां से अगर फिर प्रश्न आ जाता है तो वो फिर अधिकांश तौर पर गलत ही होता है। तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, एज पॉसिबल एज इतनी आप कोशिश करें, क्योंकि जिस हिसाब से अपन धीरे धीरे इन टॉपिकों को शुरू किया है और समझाते चले आ रहे हैं, तो आपका गलत होने का चांस मेरे हिसाब से कम ही होना चाहिए। आप बार बार इनको रिवाइज करो। ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा ही अंडर एस्टिमेट रहते हैं, इनकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है, जबकि यूपीएससी के एग्जाम में इनमें बहुत इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता को याद कर लेना भाई। फिरोज शाह जो मेहता साहब हैं, ये फिरोज शाह मेहता कहां से गए थे? केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे। फिरोज शाह मेहता पहले भारतीय हैं। कहाँ पहले भारतीय? ठीक है। कहां पर पहुंचने वाले? केंद्रीय विधान परिषद। कहां पहुंचे? केंद्रीय विधान परिषद। मैंने आगे ये भी लिख दिया, मनोनीत अंडरलाइन कर रखा है, ध्यान देना, मनोनीत के अंडरलाइन है को, इसका मतलब क्या है कि मैं बार बार ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, इन शब्दों में कहीं आप गड़बड़ मत कर देना कि मनोनयन, निर्वाचन, ये शब्द तुम्हें घुमाएंगे एग्जाम के दौरान। तो फिरोज शाह मेहता मनोनीत हुए थे, तो मनोनीत किसने किया होगा? वायस राय ने किया होगा। वायस राय ने फिरोज शाह मेहता को क्या अपनी इच्छा से मनोनीत किया था कि किसी और ने इनके पास ही इनका नाम भेजा था? किसी और ने इनके पास नाम भेजा था। किसने भेजा था? बॉम्बे विधान परिषद में। ये किसके सदस्य थे? जो बंबई की विधान परिषद थी ना, बंबई की, उस बंबई की विधान परिषद के मेंबर थे फिरोज शाह मेहता। फिर बंबई की विधान परिषद ने सिफारिश कर दी कि फिरोज शाह मेहता को आप बंबई विधान परिषद की तरफ से हमारा नेता बना करके हम इसका नाम भेज रहे हैं। यानी बंबई विधान परिषद ने फिरोज शाह मेहता को अपना प्रतिनिधि चुन लिया और इनका नाम वायस राय को भेज दिया, और वायस राय ने फिरोज शाह मेहता को कहाँ लगा दिया? केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत कर दिया। यानी ऐसे समझ लो राज्य से आए थे और केंद्र में इनको शामिल कर लिया। तो फिरोज शाह मेहता पहले भारतीय बन गए हैं। अब मैंने कल भी पूछा था, अगर कोई आपसे ये पूछ ले
अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1861 में जो तीन लोग, जो भारतीय जो तीन लोग वहां पर शामिल किए थे लॉर्ड कैनिंग ने, उनके नाम अगर कोई बताना चाहे तो अपना रेज, यानी कि जो आप है ना, अपना रेज हाथ उठा करके, इसमें मेरे को दिख जाएगा, हाथ उठा करके बता सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा कि 1861 के कानून से तीन भारतीयों की एंट्री हुई थी। हाँ बताओ भाई। बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला महाराजा नरेंद्र और सर दिनकर राव। हाँ, तो ध्यान रखना है आप, मतलब जैसे ही क्लास कराए ना तो उसको दो तीन बार रिवाइज कर देना। ये ऐसे हैं, ये नाम तो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए एकदम। अब देखो औरों को शायद मौका नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं। हाँ, इन्होंने तो लिख के चेट चेट वाले में भी भेज दिया, देवनारायण सिंह, महाराजा नरेंद्र, सर दिनकर राव। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसे अगर करते रहोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ पढ़ाया हुआ कुछ तो काम आ रहा है, कहीं ढीले डाले तो नहीं पड़ गए, याद तो रख रहे हो। तो ध्यान रखना भाई। तो वहां तीन नाम वो थे, जो मैं ये बार बार क्यों रिवाइज करा रहा हूं, तीन नाम वो, तीन भारतीयों की एंट्री वहां से हो गई। एक नाम ये आ गया फिरोज शाह मेहता, ये भी चले गए। अब एक और आएगा आगे जाके, एक और आएगा, तो अपन ऐसे याद करते चलेंगे ना तो दिक्कतें नहीं होंगी। 1862 में पहुंच गए तीन, 1892 में पहुंच गए ये एक शख्स, फिरोज शाह मेहता। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पहला जो प्रश्न आया था ना, पहला प्रश्न, ये 6 दिन पहले नोटिस देख करके पूछा गया था। अब आप ये देखो, ये इतना मतलब क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि हमने 1892 को जब हमने शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि विधायी परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, प्रश्न तो पूछ ही सकते थे। तो ये कह रहा है जब उनको सदस्यों को अधिकार मिला था, तो पहली बार जो केंद्र की विधान परिषद थी ना, 1892 की बात हो रही है, 1892 से अधिकार मिला था। तो 1892 से जब अधिकार मिला, तो इस अधिकार का प्रयोग भी किया होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, और इस्तेमाल करके किसी ने प्रश्न पूछा भी तो होगा कार्यपालिका से। तो वो जो पहला प्रश्न पूछा गया था, जिस भी शख्स ने पूछा हो, जब पहला प्रश्न पूछा गया था तो वो 16 फरवरी 1893 को पूछा गया था। ये कोई ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस याद रहे तो वाह वाह है। और प्रश्न पूछने, हाँ ये जरूर याद कर लेना, ये आपकी डेट याद न भी रहे तो कोई खास बात नहीं है कि 16 फरवरी 1800। हाँ, उस टाइम जो व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रश्न पूछे तो कितने दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, कितने दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न है। तो पहले ये था 6 दिन। कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता था, 6 दिन, ये ध्यान है। हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है। आ जाए मान लो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से, अधिनियम में प्रश्न पूछने से पहले 15 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता था। आजकल होते हैं ना तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, 10 दिन, 15 दिन, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। अपन जब संसद पढ़ेंगे, संसद की कार्यवाही पढ़ेंगे, तो उसमें सारे आएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे आइडिया बता रहा हूं कि हाँ आगे भी ये चीजें आएंगी, तो आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मान लो मैंने कथन बना दिया कि 1892 के परिषद अधिनियम में विधायी सदस्यों को प्रश्न पूछने से पूर्व, प्रश्न पूछने से 15 दिन पूर्व नोटिस देना होता था। अब मैंने क्या डाल दिया, 15 दिन पूर्व। अब देखो इतनी सी गहरी बात है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ी तो वहां तो अपना तो प्रश्न गलत हो गया। और अगर अपना ये यहाँ पढ़ा हुआ है ना, पक्का पक्का किया हुआ है कि नहीं सर ने बताया था 6 दिन है, पक्का है, तो 6 ही दिन है। अब जैसे ही वहां 15 दिखा तो आप लोगों का दिमाग क्लिक हो गया, नहीं नहीं 15 तो ही नहीं, देखते ही लगाओ क्रॉस, ये तो नहीं है। अगर किसी ने हल्के फुल्के रूप में ही इसको पढ़ा है, 100% गलत होगा, 100% उसका ये गलत होगा इतनी बारीकी से। तो ध्यान रखना है, 1892 के कानून ने बोला था कि अगर प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले आप हमें बताओगे, लिख के बताओगे कि ये प्रश्न है। क्योंकि आप अगर मान लो अचानक कोई प्रश्न पूछ ले,
तो उस प्रश्न का फिर वो मंत्री जी कहाँ से जवाब देंगे? जवाब भी तो तैयार करना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे 6 दिन पहले आप नोटिस दे देना, बता देना कि फलाना प्रश्न है, ताकि हम उत्तर तैयार रखें, 6 दिन बाद में आप प्रश्न पूछ लेना वही, तो हम आपको उत्तर दे देंगे। तो ये बात थी, ये 1892 था। तो 1892 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चुनाव जैसा सिस्टम ये वो सब आ रहा है। तो ये थोड़ा सा, ये 1861 92 इनको बहुत ज्यादा ध्यान से है ना आप पढ़ते चले जाना। इनको 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप पढ़ सको ना, एक बार आपके पास टाइम है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज वाले ही बच्चे हैं। तो जो कॉलेज वाले हैं या 11th 12th वाले हैं, तो वो उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो इनको जितनी बार पढ़ सको, रिवाइज कर सको, करो, ताकि ये चीजें तुम्हारे एकदम स्पष्ट हो जाएं। तो अब अपन शुरुआत करेंगे, ये आपका 1800, सॉरी 1909, ये आ गया है साहब। ये कानून तो ऐसे ही, इनके बारे में तो अक्सर 11th में 12th की बुक्स में इनमें भी आता रहता है। मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ये क्या है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? ये लो अभी समझा देंगे आप। यहीं से तो अंग्रेज गड़बड़ कर देंगे भारत में। फूट डालो और राज, फूट डालो और राज करो, वो उसका असली जो अंदाज है ना, वो यही दिखेगा आपको। फूट डालने वाला काम, यानी आपस में भारतीयों के अंदर ही फूट डाल दो, आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दो, ये काम है ना, ये 1909 में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। खतरनाक, मतलब फूट डालने के, इसके बारे में आगे कहीं लिखा हुआ भी मिलेगा कि ये एक तरह से मिंटो ने विष के दांत बोए थे इस कानून से, विष के दांत। तो अगर आप विष के दांत बोओगे, तो फसल भी विष की तो निकलेगी। तो ये इस कानून से भारत के अंदर विष के दांत बोए गए थे, जहरीले दांत बोए गए थे, और आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया, फूट डालने का काम किया लोग, ताकि आपस में धर्म के नाम पर उनके, जो भारतीय समाज में जो सारे लोग आपस में बड़े मिलजुल के रहते थे, भाईचारे से रहते थे। 1800, आपने देखा होगा, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति जब होती है, तो उसमें सारे हिंदू मुसलमान सारे भाग लेते हैं उसमें, मतलब पूरा हालांकि ये कह सकते हैं कि वो उतना सफल नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे कारण थे। लेकिन उसमें ये नहीं था कि मैं क्यों लूं, वो ये क्यों भाग ले, सबने भाग लिया था, उसमें ये बात नहीं थी। अब ये क्या करेंगे, इनके दिमाग में आ गया कि नहीं, यहाँ अपने को टिकना ना, तो इनको तो आपस में लड़ाना पड़ेगा, इनमें फूट डालनी पड़ेगी। अगर ये एक हो गए ना सारे भारतीय, ये एकजुट हो गए, एक होके हमारे खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, तो हमारी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो इसका मतलब भारत परिषद अधिनियम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो ये तो फैक्ट है, पहला जो पॉइंट है ना इस 1909 के कानून का, ये तो फैक्ट है, ये तो आपको याद करना है कि कितनी अनुसूचियां हैं, दो। कितनी है? दो। जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत के वर्तमान में जो संविधान है, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, कोई बताना चाहेगा? भारत का जो वर्तमान में संविधान है, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, फिलहाल कितनी अनुसूचियां हैं? हाँ, 12। वर्तमान में 12 है। तो क्या ये बता सकते हो क्या, जो मूल संविधान लिखा गया था, मूल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे कुछ, आपको टाइम याद आ रहा होगा, 2 वर्ष 11 माह 16 दिन थे शायद, हाँ। तो जो मूल संविधान था, उसमें भी क्या 12 ही थे क्या, 12 ही अनुसूचियां थी कि कम बेसी थी, ज्यादा थी कि कम थी? जो भारत का जो मूल संविधान लिखा गया था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? मैं एक ऐसे कॉमन पूछ रहा हूँ आपको, कोई ज्यादा सिरदर्द लेने वाली बात नहीं है कि हमें नहीं आता होगा, सुन रहे होंगे, सुनने वाली कोई बात नहीं है। मैं ऐसे एक आइडिया ले रहा हूँ आप लोगों का, देखना चाह रहा हूँ कि हाँ, कोई भी जो बताना चाह रहा है। मूल संविधान में कितनी थी? चलो,
कोशिश करना, इसको देखना कि मूल संविधान में क्या इतनी थी कि फिर ज्यादा हुई, कम बेसी हुई। मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में कितनी थी? 8। बाद में आई है 9, 10, 11, 12। ये सारे पढ़ेंगे अपन, बस एक आइडिया। चूंकि यहाँ अनुसूची शब्द आ गए ना, तो मेरे ध्यान में आया कि बच्चों को ये बता देना चाहिए ताकि वो याद हो जाए उनके। तो मूल संविधान में कितनी थी? 8। फिर संशोधन होते गए और फिर 9th आ गई, फिर 10th आ गई, फिर 11th और 12th, तो 12 तक अब अनुसूची आई। अब ध्यान रखना, अब देखो ये बात आई तो अपन तुरंत चले गए संविधान की ओर, तो अपने एक और फैक्ट याद हो गया। है तो सिंपल ही, लेकिन कई बार इसमें ही गलत हो जाता है। तो अब हमने इस एक्ट को पढ़ने से संविधान वाली 12 अनुसूचियां ध्यान आ गई कि चलो, मूल संविधान में 8 थी और बाद में उसमें संशोधन होते होते 12 हो गई, वर्तमान में 12 है। तो ध्यान रखना है, भारत परिषद अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं भाई? 2। कितनी है? 2। और अनुच्छेद कितने थे टोटल? 8। कितने थे? अनुच्छेद कितने थे टोटल? 8। अब आपसे कोई पूछ ले, भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? किसी को आइडिया, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? कोई भी बताना चाहे। चलो, मैं ही बता देता हूं। मूल संविधान में, अपने भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। और अपन जब ये पढ़ते हैं ना कि आजकल वो कोई कह रहा है 450 हो गए, कोई कह रहा है 465 हो गए, तो ये देखो एक्चुअल में अनुच्छेद तो वही है, 395 ही है। बस क्रम जो जुड़े हैं ना, जैसे 21 में जुड़ गया 21A, 45 में जुड़ गया 45 क, फिर जैसे 39 में जुड़ गया 39A, B, C, D, E। तो ये हर एक अनुच्छेद के ऐसे पास में जो उससे संबंधित जो संशोधन हुए, वो उनको उनके पास में उनकी उप संख्या के रूप में लिख दिया गया। जैसे 21 है तो 21 में ही जोड़ दिया गया 21A नाम से। तो गिनने में कितने आ गए हिसाब से? तो 21 का ही ये भाग हुआ ना, 21 का ही खंड हुआ। 21 का, एक तो 21 खुद और एक 21 है, तो इस हिसाब से तो संख्या एक ही गिननी चाहिए। लेकिन इसको जब अपन 2 गिनते हैं ना, तब ये संख्या बढ़ जाती है, 465 बोलता है कोई, कितना बोलता है। तो एक्चुअल में क्या है, मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही है संविधान में। लेकिन चूंकि संशोधनों से क्या है कि जो संशोधन होते गए, तो जिस तरह का संशोधन था, उसको उसी के साथ में अटैच कर दिया गया अनुच्छेद के साथ में। तो जैसे ही उसको अटैच किया गया ABCD के रूप में, तो जैसे ही उसको ABCD के रूप में, जैसे 43A आ गया, 48A आ गया, फिर 51A आ गया, तो इनको अगर हम सारों को काउंट करते हैं तो ये संख्या 400 पार जाती है। नंबरिंग के हिसाब से 395 ही नंबरिंग लगी हुई है। जो अंक लगे हुए हैं ना कि कितने नंबर हैं, तो 395 ही लगे हुए हैं। ये अपन बाद में भी क्लियर कर लेंगे। तो चलो, 2 अनुसूचियां हो गई, ठीक है, याद कर लिया। 8 अनुच्छेद हो गए, यहां तक ठीक है। ये कानून क्यों लाना पड़ा? ये 1909 वाला कानून आखिरकार क्यों लाना पड़ रहा है? ये कानून लाना पड़ रहा है कि इस समय आप ये देखो कि जो भारत के अंदर जो राजनीतिक जो चेतना थी, वो मतलब अच्छी स्थिति में थी। राजनीतिक चेतना मतलब अच्छे से पैदा हो गई थी। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक अच्छे से हो गए थे। लोग सारी चीजों को, राजनीति को मतलब समझना शुरू कर दिया था कि पॉलिटिक्स क्या है, कि इसमें भागीदारी होनी चाहिए, शासन में, प्रशासन में भारतीयों को जगह मिलनी चाहिए, सारी कुछ चीजें वो समझना शुरू कर दिए थे भारतीय। तो आप जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कांग्रेस जो 1885 में जब बनी थी, तो हम पढ़ते हैं कि शुरुआत में उदारवादी, वो नरमवादी, गरमवादी, ऐसे पढ़ते हैं। उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी या गरमवादी चरण, ऐसे पढ़ते हैं। तो जो 1885 से जो 1905 तक का जो दौर था कांग्रेस का, उस समय कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व था, जो नेता लोग थे, जो इस पार्टी को चला रहे थे, इस संगठन को चला रहे थे, इस संगठन में वो नरमपंथी सोच वाले थे। वो कैसे सोच वाले थे? नरमपंथी सोच वाले। तो ये नरमपंथी सोच वाले लोग बार बार क्या है, ब्रिटेन जाते थे, ये कहते थे, महारानी जी, क्राउन साहब, आप है ना,
भारतीय शासन में, प्रशासन में हमारी भागीदारी बढ़ाओ, भागीदारी बढ़ाओ। ये बार बार उनको लेटर लिखते थे, प्रतिनिधि मंडल जाते थे, ये वहां जाकर के मिलते थे, ये उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आपको हमारे जो लोग हैं भारत की सरकार में उनकी भागीदारी आपको बढ़ानी चाहिए। तो इन लोगों का जो प्रेशर बार, जो वहां ब्रिटेन की सरकार के ऊपर ये लोग प्रेशर बना रहे थे कि इनको शामिल किया जाए, तो इनका जो दबाव था उस। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके PDF फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।